Good morning everyone. Welcome to TSL the school. Myself Swati Mahabar. I teach SST subject. Today we start with the subject history of class 10. We start with chapter number 1. The name of the chapter is The Rise of Nationalists in Europe. In the previous videos, we are doing the fourth section of this chapter. We have completed the 4.1. Now today in this video, we start 4.2. India Unified. That is on the page number 20. Like Germany, India too had a long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल था पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के अंदर. जैसा हिस्ट्री जर्मनी का था वैसा ही किसका था, इटली का था. वहाँ पर भी जो प्रोविंसेस थे, जो उनके टेरिटरीज थी, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रखी थी. इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर. जो इटालियंस जो थे वो अलग अलग उन्होंने अपनी डायनेस्टीज़ बना रखी थी और एक मल्टीनेशनल एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था जिसका नाम क्या था, हैब्सबर्ग. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. अगर हम मिडिल 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो इटली 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गया था. आउट ऑफ विच वन इज सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस. जिसमें से एक स्टेट था जिसका नाम क्या था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जिसमें एक राजा का रूल था, प्रिंसली हाउस था वहाँ पर. द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. नाउ सी, नॉर्थ साइड के अंदर किसका कंट्रोल था इटली में, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. सेंटर इज द पोप. सेंटर में कौन थे, पोप. सदर्न रीजन वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग ऑफ स्पेन. और साउथ के अंदर थे बर्बन किंग स्पेन के. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन. अब वहाँ का जो कॉमन लैंग्वेज था वो भी एक नहीं था. वहाँ पर रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ की लैंग्वेजेस, वहाँ के कल्चर वगैरह क्या हो जाते थे, चेंज हो जाते थे. ड्यूरिंग द 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. अब 1830 के अंदर गिसेप मैज़नी ने एक अपना खुद का प्रोग्राम तैयार किया कि हम कैसे हमारे कंट्री को रिपब्लिक बना सकते हैं. ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी. उन्होंने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम क्या था, यंग इटली, फॉर द डिसिमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, ताकि वो अपने गोल्स को रीच कर सके. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war. अब revolutionaries जो थे उनकी हार हो गई थी 1831 के अंदर और 1848 के अंदर. जो वो क्रांति करना चाहते थे वो नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वहाँ का उस कंट्री को यूनिटरी बनाने का, एक नेशन स्टेट बनाने का जो जिम्मा था वो किसके पास चला गया, किंग विक्टर इमैनुअल, जो कहाँ के किंग थे, सरदानिया पिडमेंट. सर्डिनिया पिडमेंट क्या था, जो 7 स्टेट्स के अंदर इटली डिवाइड हुआ था उसमें से एक स्टेट था सर्डिनिया पिडमेंट. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब जो वहाँ का जो रूलिंग इलाइट था, जो राजा था, वो क्या चाहता था कि अगर मैं मेरे कंट्री को यूनाइट कर लूँगा, पूरा एक नेशन स्टेट बना लूँगा, तो मेरे कंट्री का अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है और पॉलिटिकल के अंदर भी मेरी अच्छी पोजीशन आ सकती है. कम टू पेज नंबर 21. चीफ मिनिस्टर कैवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. अब जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे कैवर, ना तो वो एक रिवोल्यूशनरी थे, ना तो वो एक क्रांतिकारी थे, ना ही वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आते थे. लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एडुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन. अब जो दूसरे इटालियन एलाइट्स थे, वहाँ के जो इटालियन मेंबर्स थे, वो जिस तरह की इटालियन लैंग्वेज बोलते थे तो कैवर उस तरह की इटालियन लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे, बल्कि वो सबसे अच्छी जो लैंग्वेज बोलते थे वो थी फ्रेंच. Though a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. अब जो डिप्लोमेटिक उन्होंने अपना अलायंस बनाया था, अपना खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसके कैवर के अंडर में सर्डिनिया पिडमॉन्ट जो थी वो सक्सेस हो गई थी कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस 1859 के अंदर उन्होंने उनको हरा दिया था. किसको हरा दिया था, जो फ्रेंच के जो रूलर थे, चीफ मिनिस्टर जो थे कैवर, उनको. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसेप गैरिबेल्डी जॉइंड द फ्रे. अब रेगुलर ट्रूप्स जो थी, जो वहाँ का मिलिट्री ट्रूप्स था, उनके साथ में जो वहाँ के आर्म्ड वॉलंटियर्स थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया. 1860 के अंदर दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीसेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर. अब 1860 के अंदर साउथ इटली और जो किंगडम था टू सिलीज का, वो भी उन्होंने जीत लिया. उसके बाद में वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनका भी सपोर्ट उनको मिल गया.
1868 के अंदर 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब 1861 के अंदर एक यूनाइट कर दिया गया इटली को, एक यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो चेंज हो गया, जिसका राजा किसको बना दिया गया, विक्टर इमैनुअल सेकंड को बना दिया गया। However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy was very high, अब वहाँ पर जो इटालियन पॉपुलेशन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था, remain blissfully unaware of liberal nationalist ideology। इसकी वजह से वो क्या हो गया था, एक मतलब उसको एक ब्लेसिंग मिल गया था कि वो एक नेशनल आइडियोलॉजी, वो उनकी खुद की एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। द पीजेंट माजिड हु हैड सपोर्टेड गैरिबल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया। अब जो गैरिबल्डी सदर्न इटली के अंदर जो स्टेट था, वहाँ के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन्होंने कभी भी इटालिया का नाम नहीं सुना था। एंड बिलीव दैट ला टालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। वो क्या जानते थे कि जो ला टालिया है वो क्या है, विक्टर जो है इमैनुअल जो राजा है उसकी क्या है, पत्नी है। 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द मॉडल ऑफ द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। अब जो मॉडल बनाया गया था उस स्टेट के अंदर, उस स्टेट का जो मॉडल बनाया गया था इटली का, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किसका किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन का। इन ग्रेट ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेल और रिवॉल्यूशन। अब ग्रेट ब्रिटेन का जो नेशन स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना था वो एकदम से नहीं बना था, सडनली ऐसा नहीं हुआ था, धीरे धीरे जो रिवोल्यूशनरी जो चेंजेस उसके अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो एक नेशन स्टेट के अंदर चेंज हो गया था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन के अंदर कोई भी ब्रिटिश रूल नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश इजलेस वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉच और आयरिश। अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले वहाँ की जो आइडेंटिटी थी वहाँ के लोगों की, वो एथनिक थी, यानी कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वो लोग जाने जाते थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। उनका खुद का कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेटली ग्रो इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। अब जैसे इंग्लिश मैन जो ब्रिटिशर्स जो थे, जैसे जैसे धीरे धीरे पावर्स उनके हाथ में आती गई, वो आइलैंड के जो दूसरे नेशंस थे उनको भी अपने कंट्रोल में लेने की चाह रखने लगे और कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगे। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड साइज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एज इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्म्ड। अब इंग्लिश पार्लियामेंट बनाई गई थी, मोनार्की सिस्टम 1688 का मोनार्की सिस्टम ख़त्म करने के बाद में एक इंग्लिश पार्लियामेंट बनाई गई थी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया कि हमें कैसे ये नेशन स्टेट बनाने हैं, कैसे बाकी सारे टेरिटरीज को भी अपने कंट्रोल में लेकर आना है। The Act of Union 1707 between English and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that English was able to impose its influence on Scotland। अब एक एक्ट साइन किया गया है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, किसके बीच में, बिटवीन इंग्लिश एंड स्कॉटलैंड, इंग्लिश और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट पास किया गया 1707, जिसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मेशन हुआ किसका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया, जिसमें इंग्लिशर्स जो थे, जो इंग्लिश मैन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपना कंट्रोल पूरा स्कॉटलैंड के ऊपर जमा लिया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो किसके कंट्रोल में आ गया था, इंग्लिश मेंबर्स के। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। अब पूरा जो सिस्टम था उसका, वो स्कॉटलैंड का, वो पूरा चेंज होकर ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ वगैरह, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वगैरह अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बना लिए, और स्कॉटलैंड का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कल्चर था, वो सारी चीज़ें हट चुकी थी। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल डिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू एसेट देयर इंडिपेंडेंस। कैथोलिक्स जो थे वहाँ पे उनकी पूरी इंडिपेंडेंस छीन ली गई थी उनसे, उनके सारे ट्रेडिशन को हटा दिया गया था। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large number were forcibly driven out of their homeland।
अब जो स्कॉटिश वहाँ पर रहते थे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, उनके ऊपर एक रूल लगा दिया गया कि आपकी जो कॉमन लैंग्वेज है गायलिक, आप उस लैंग्वेज को काम में नहीं लेंगे, उस लैंग्वेज के अंदर आप बात नहीं करेंगे, और आपका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो नेशनल ड्रेस है, आप उसको वियर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को तो वहाँ से निकाल भी दिया गया था, उनको वहाँ से किसी दूसरे देश के अंदर जाने के लिए कह दिया गया था। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, आयरलैंड में भी अब ऐसा ही हुआ। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन, ये ऐसा कंट्री था जिसके अंदर दो थे, क्रिश्चियंस जो थे वो दो कम्युनिटी थी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री। अब जो इंग्लिश जो थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया कि आप कैथोलिक कंट्री, आप जो कैथोलिक कंट्री है ये, आप कैथोलिक्स को यहाँ पे प्रेशराइज करो, उनको डोमिनेट कर लो। कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस। अब क्योंकि प्रोटेस्टेंट के साथ इंग्लिश मिल गए थे और किसके अपोजिशन में खड़े हो गए थे, कैथोलिक के, तो कैथोलिक ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया फॉर दी डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की जो गुलामगिरी थी, जो डोमिनेंस था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपना खुद का एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट led by Wolfton and his United Irishmen, Ireland was possibly incorporated in the United Kingdom in 1801। उन्होंने रिवॉल्ट तो किया लेकिन वो रिवॉल्ट नहीं जीत पाए। रिवॉल्ट के जो हेड थे वो कौन थे, वॉल्फटॉन, एंड उनके जो यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड जो थे, आयरिशमैन जो थे, उन्होंने साथ दिया था उनका, लेकिन वो इस रिवॉल्ट को जीत नहीं पाए थे। अब न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब जो पूरा जो नेशन था वो ब्रिटिश नेशन बन चुका था और उस पूरे नेशन के अंदर इंग्लिश कल्चर चलाया जा रहा था। पूरा जो कंट्री था वो डोमिनेट हो गया था किसके, इंग्लिश कल्चर के। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पैटर्न इन द यूनियन। अब जो सिंबल्स जो थे न्यू ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग शुरू कर दिए थे, अपना खुद का फ्लैग उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट कर दिया था फहराना, नया नेशनल एंथम उन्होंने वहाँ पर लेकर आ गए थे वो अपना खुद का, और इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसको सभी कॉमन लैंग्वेज वहाँ का बना दिया गया। और वहाँ पर आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो पहले चल रहे थे, जो वहाँ का कल्चर था, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई और उनका खुद का कल्चर, ब्रिटिश कल्चर उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। क्लियर?